डिस्कस करेंगे एनोरेक्टल एब्सेस। तो एब्सेस आप ऑलरेडी जानते हैं, पस का अगर लोकलाइज कलेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं एब्सेस। जब एनोरेक्टल एब्सेस बोलते हैं इसका मतलब है यहाँ कलेक्शन होगा इन रिलेशन टू एनोरेक्टम। रेक्टम और एनल कनाल के आसपास या उसके एरिया के अंदर अगर एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, एब्सेस फॉर्म हो रहा है, यानी लोकलाइज कलेक्शन होगा, इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे एनोरेक्टल एब्सेस। पेरिएनल एरिया के अंदर या इस्टोरेक्टल एरिया के अंदर या लिवेटर एनाई मसल है उसके आसपास एरिया के अंदर या इंस्फिंक्टर के आसपास का जो एरिया है वहाँ अगर कोई कलेक्शन हो रहा है, पस का कलेक्शन होगा, तो इस तरह के कंडीशंस को बोलेंगे एनोरेक्टल एब्सेस। ठीक है, तो ये इमेज देखिए, ये एनोरेक्टल एब्सेस की कंडीशन है। बेसिकली ये इस्टोरेक्टल एब्सेस है। तो ये एनोरेक्टल एब्सेस की हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ई कोलाई। कॉमनेस्ट ऑफेंडर ऑर्गेनिज्म कौन सी है? ई कोलाई, यानी वो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो पायोजेनिक बैक्टीरिया है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो फर्स्ट कॉज की अगर हम बात करें कि एनोरेक्टल एब्सेस क्यों डेवलप होता है, उसके पीछे रीजन है पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होना। अगर इन्फेक्शन पस फॉर्मिंग या पायोजेनिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा तो उसके नतीजे में फाइनली एब्सेस फॉर्म होगा। तो कॉमन ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एनोरेक्टल एब्सेस के लिए, वो है ई कोलाई। 60% केसेस के अंदर जो ऑफेंडर ऑर्गेनिज्म होगा ई कोलाई होता है। ये 60% केसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो है ई कोलाई। अदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिसमें स्टेफाइलोकोकस है, बैक्टीरियाइड्स है, स्ट्रेप्टोकोकस है और बीटा प्रोटियस है। ठीक है, अब इसकी हम बात करें कि ये इन्फेक्शन होता कैसे है, तो ऑलरेडी हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, क्रिप्टोग्लैंडर थ्योरी। क्रिप्टोग्लैंडर थ्योरी जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, फिस्टुला फॉर्मेशन के लिए। फिस्टुला फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये एब्सेस क्यों फॉर्म होता है, तो ये एब्सेस फॉर्म होता है इन्फेक्शन इन एनल ग्लैंड्स, यानी क्रिप्टोग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, उसके नतीजे में फाइनली एब्सेस फॉर्म होगा, एब्सेस रप्चर होता है, वो रिजल्ट कर सकता है फिस्टुला फॉर्मेशन में। तो अगर हम यहाँ बात करें कि एब्सेस क्यों फॉर्म होता है, तो एब्सेस अगर एक लाइन में हम बताना चाहें तो इट रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स, और एनल ग्लैंड्स का नाम है क्रिप्टोग्लैंड्स। तो पेरिएनल एरिया के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, क्रिप्टोग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, उसके नतीजे में फाइनली एब्सेस कन्वर्ट होता है, एब्सेस फॉर्म होगा और ये रिजल्ट करेगा एनोरेक्टल एब्सेस के अंदर। 95% केसेस के अंदर ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, एनल ग्लैंड्स के अंदर होगा, यानी क्रिप्टोग्लैंड्स के अंदर होगा। ठीक है, अब ये किन लोगों में कॉमन है, ये लोग खासतौर से उन लोगों में कॉमन है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर, डायबिटीज इंडिविजुअल के अंदर जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ के अंदर क्यों कॉमन है, उसके पीछे रीजन है कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, उसकी कंडीशन में पेशेंट का जो टिश्यू होगा लेडन हो जाता है शुगर से, शुगर क्रिस्टल से लेडन होगा। शुगर क्रिस्टल बेसिकली इन्फेक्शन को इन्वाइट करता है। इन्फेक्शन को इन्वाइट होगा तो वहाँ मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें पेरिएनल एब्सेस या आप एनोरेक्टल एब्सेस भी कह सकते हैं डेवलप होगा। तो फर्स्ट कंडीशन किस में डेवलप होता है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर। सेकंड कंडीशन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो इम्यूनो सप्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पे आप इसको काउंट कर सकते हैं, या ये वो इन्फेक्शन है जहां इम्यूनिटी लो होगी उसके नतीजे में कंडीशन डेवलप होगी। या तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इस तरह के हों जो इन्फेक्शन को इन्वाइट कर रहा हो, जैसे डायबिटीज की कंडीशन हमने डिस्कस किया कि टिश्यू जो होगा लेडन होता है किससे, शुगर क्रिस्टल से, और शुगर लेडन क्रिस्टल्स जो टिश्यूज होंगे वो फाइनली इन्फेक्शन को इन्वाइट करेंगे। सेकंड जो कॉज हमने डिस्कस किया इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे HIV से सफर कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये हम डिस्कस करेंगे साइट कौन कौन से हैं जहां पे एब्सेस फॉर्म हो सकता है। तो जब हम एनोरेक्टल एब्सेस बोल रहे हैं इसमें मल्टीपल साइट्स के एब्सेस को हम ऑल टुगेदर काउंट करते हैं एनोरेक्टल एब्सेस में। तो जब एनोरेक्टल एब्सेस बोल रहे हैं इसका मतलब है कि रेक्टम और एनल कनाल के मल्टीपल साइट्स पे एब्सेस फॉर्म हो सकता है। इसमें कौन कौन से साइट है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो एक लैंडमार्क पहले हम डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ये एनल कॉलम कहते हैं, इसको एनल कॉलम कहते हैं, और इसी एरिया के अंदर डेंटेट लाइन के साइड पे जो एनल ग्लैंड जो क्रिप्टोग्लैंड्स कह रहे हैं उनके डक्ट्स ओपन होते हैं। तो 12 to 15 एनल ग्लैंड्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी एनल कनाल का जो एरिया होगा उसके एरिया के अंदर जो इस्टोरेक्टल एरिया है वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंस्फिंक्टर का जो बीच का पोर्शन है जो इंटर इंस्फिंक्टिक स्पेस बोल रहे हैं वहाँ भी प्रेजेंट है। तो जितने भी डक्ट्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके जो डक्ट्स होंगे वो फाइनली कहाँ ओपन होते हैं, डेंटेट लाइन के साइड पे। और इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन। क्रिप्टोग्लैंड्स का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन। ये लुब्रिकेट एजेंट या लुब्रिकेशन जो होगा वो मैकेनिज्म होता है डेफिकेशन को इसको ईज करता है। इसके लुब्रिकेटिंग इफेक्ट की वजह से जो लुब्रिकेशन जो होगा ईजी होगा। पर कई बार ये डक्ट अगर किसी वजह से क्लोज हो जाए, डक्ट जो यहाँ पे डेंटेट लाइन के साइड पे या एनल साइनसेस के साइड पे या एनल कॉलम जिसे हम कह रहे हैं उन्हीं के साइड पे क्या होता है, ये एनल वाल भी बोलते हैं, एनल पे क्या होता है ये रिसेस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एनल साइनसेस। और एनल साइनसेस पे ही है जो ग्लैंड्स हम डिस्कस करें क्रिप्टोग्लैंड्स उनके डक्ट ओपन होते हैं। तो डक्ट जिस साइड पे प्रेजेंट है अगर किसी वजह से क्लोज हो जाए, फिकल कंटेंट है वो उसके डक्ट की ओपनिंग को क्लोज कर दे, तो या इन्फेक्शन के नतीजे में डक्ट क्लोज हो जाए। क्लोज होने की कंडीशन में जो भी इस ग्लैंड्स का सिक्रीशन होगा फाइनली इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होने के बाद अगर पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो सिक्रीशन था जिसे हम कह रहे थे क्रिप्टोग्लैंडुलर सिक्रीशन है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इस म्यूकस का जो कलेक्शन होगा ऑल बिकॉज ऑफ जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है उनके डक्ट क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के वजह से फाइनली वो म्यूकस अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पस के अंदर। अब यही पस अगर रप्चर करेगा
और ये पस एक ग्लैंड का इन्फेक्शन दूसरे ग्लैंड के अंदर जाएगा, दूसरे ग्लैंड का तीसरे ग्लैंड के अंदर जाएगा, तो फाइनली अगर इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और जो ग्लैंड जो एब्सेस में कन्वर्ट हुआ है वो अगर रप्चर कर जाए तो उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कौन कौन सी साइट है जहाँ पे ये जो एब्सेस है वो फॉर्म हो सकता है। ये एरिया है जिसको बोलते हैं ये बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच का पोर्शन है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और इंटरनल स्फिंक्टर है, यहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो सकता है। इस्चियोरेक्टल एरिया है, यहाँ फॉर्म हो सकता है। तो इसको पेल्विरेक्टल एरिया के अंदर पस का कलेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे पेल्विरेक्टल एब्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे या आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी कलेक्शन हो सकता है, इसको बोलेंगे पेरिनल एब्सेस। और अगर इस्चियोरेक्टल एरिया के अंदर कलेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। आगे इनका डिस्क्रिप्शन आएगा, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज में और भी कंटिन्यूएशन में चीजें हम डिस्कस करें। दो चीज हमने डिस्कस करी है कि एब्सेस क्यों फॉर्म होता है। एब्सेस के पीछे फॉर्म होने के पीछे रीजन है क्रिप्टोग्लैंड्स का इन्फेक्शन, और उसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ अदर कॉजेज हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सेकंड कॉज है वो है इंजरी टू द एनोरेक्टम। एनोरेक्टल एरिया के अंदर अगर इंजरी हो गई है, इंजरी होने के नतीजे में जो आसपास का जो बैक्टीरिया होगा वो उसको एक्सेस मिल जाएगा, वहां से वो एंटर होगा और उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है अगर वो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो इंजरी हो गई एनोरेक्टल एरिया के अंदर तो उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो सकता है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, जैसे बॉयल्स फॉर्म हुआ है, वो अगर वो स्प्रेड कर जाए किसके अंदर, ग्लैंड्स के अंदर, जो एनल ग्लैंड्स है उस तक अगर ये इन्फेक्शन रीच कर जाए तो उसके नतीजे में फाइनली क्या होगा, एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, यानी पेरिनल एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। तो तीन मोड हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। एक तो है क्रिप्टोग्लैंड्स का डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाए, सेकंड है इंजरी हो जाए पेरिनल एरिया के अंदर, उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म हो सकता है, थर्ड है क्यूटेनियस लेजन जो हो कन्वर्ट हो जाए, क्यूटेनियस इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एब्सेस के अंदर। एब्सेस के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, उसके पीछे रीजन है कि वो क्यूटेनियस इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए क्रिप्टोग्लैंड्स के अंदर। इसके अलावा जो अदर कॉज है, जो फोर्थ कॉज है वो ब्लड बर्न इन्फेक्शन, यानी ब्लड के थ्रू अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसके नतीजे में भी पेरिनल एब्सेस या एनोरेक्टल एब्सेस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस है जिसकी हम बात करेंगे जिसमें ये एब्सेस एसोसिएटेड हो सकता है, यानी एनल एनोरेक्टल एब्सेस जो होगा वो एसोसिएट होगा जैसे एनल फिस्टुलास के साथ। अक्सर ये होता है कि पहले एब्सेस फॉर्म होता है, वो रप्चर होगा, उसके नतीजे में क्या डेवलप हो जाता है, फिस्टुलास फॉर्म हो जाता है। तो इसके साथ साथ भी एनल फिस्टुला डेवलप हो गया तभी क्या होगा, वहाँ कैविटी प्रेजेंट होती है, एब्सेस कैविटी प्रेजेंट होती है। ऐसे ही फिशर इन एनो के साथ अगर फिशर इन एनो जिस साइड पे डेवलप हुआ है वो इन्फेक्टेड हो जाए, या स्किन टाइप प्रेजेंट है वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, फिशर के साथ साथ एब्सेस वहाँ हो सकता है। पेरिनल हेमेटोमा हुआ, इंजरी हुई, इंजरी के नतीजे में वहाँ ब्लड का कलेक्शन हुआ जिसको हेमेटोमा बोलेंगे, वो अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, एब्सेस के अंदर। पोस्ट एनोरेक्टल सर्जरीज के बाद जो ऑपरेशंस किए गए, असेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लिया गया या कंप्लीट हीमोस्टेसिस अचीव नहीं की गई, तो वहाँ पहले ब्लड का कलेक्शन होगा, वो फाइनली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन के नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एब्सेस के अंदर। या कई सर्जरीज की जाती है, उसके नतीजे में अगर आपने असेप्टिक प्रिकॉशन नहीं लिया तो पायोजेनिक बैक्टीरिया को अगर एंट्री मिल जाती है, वहाँ वो एसेस मिलता है, उसके नतीजे में फाइनली वहाँ इन्फेक्शन डेवलप होगा, बैक्टीरिया क्लोनाइज और पस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, अगर वो क्लोनाइज करेगी तो फाइनली वहाँ एब्सेस फॉर्म हो सकता है। क्रोन्स डिजीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कोल्ड एब्सेस बोलते हैं, वो भी पॉसिबल है कि यहाँ एब्सेस में रिजल्ट कर सके। क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो जो कुछ हमने डिस्कस किया है एनोरेक्टल एब्सेस के बारे में, उसके बिहाफ पे हम एनोरेक्टल एब्सेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 5 सब क्लास के अंदर, या कह सकते हैं 5 तरह के एब्सेस में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ट है कि एब्सेस किस जगह डेवलप हुआ, यानी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है बेसिकली। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है पेरिनल एब्सेस, यानी पेरिनल एरिया के अंदर जो एनल एरिया है, एनल एरिया के आसपास की स्किन के अंदर एब्सेस फॉर्म होगा, इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे पेरिनल एब्सेस। सेकंड टाइप है इस्चियोरेक्टल, यानी एब्सेस की फॉर्मेशन या पस का कलेक्शन कहाँ हो रहा है, इस्चियोरेक्टल एरिया के अंदर होगा, इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। सब म्यूकस एब्सेस, यानी जो एनल कनाल की जो इनर लाइनिंग है, म्यूकोजा है, उस म्यूकोजा के नीचे अगर पस का कलेक्शन होगा तो इस तरह के कलेक्शन को हम बोलेंगे सब म्यूकस एब्सेस। फोर्थ टाइप है पेल्विक रेक्टल, जो हमने डिस्कस किया था, पेल्विक रेक्टल मसल है, उसके आसपास या उसके बियॉन्ड अगर कलेक्शन हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे पेल्विक रेक्टल एब्सेस। फिफ्थ टाइप है कुछ कंडीशंस है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जैसे फिशर इन एनो है या फिस्टुला के साथ साथ एब्सेस एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है अदर एसोसिएटेड कंडीशन जिसके साथ साथ एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वो क्लासिफिकेशन, वो कंडीशन हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। सबम्यूकोजल एब्सेस, ये इमेज की मदद से हम दोबारा से डिस्कस करेंगे साइट ऑफ एब्सेस कौन कौन सी है। तो पेरिनल एब्सेस जो हमने डिस्कस किया है, पेरिनल एब्सेस के लिए जो कंडीशन है कि अगर पेरिएनल स्किन के अंदर लोकलाइज कलेक्शन हो रहा है पस का, तो ये रिजल्ट करेगा किसके अंदर, पेरिनल एब्सेस के अंदर। ऐसे ही इस्चियोरेक्टल एरिया के अंदर पस का कलेक्शन होगा, इसको बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। अगर जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा के जस्ट नीचे अगर पस का कलेक्शन हो रहा है, इस तरह के कलेक्शन को हम बोलेंगे सब म्यूकोजल एब्सेस। पेल्विक रेक्टल मसल है, इसके ऊपर अगर या इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर पस का कलेक्शन होगा, इस तरह के कलेक्शन को हम बोलेंगे पेल्विक रेक्टल एब्सेस। तो ये 5 क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करी थी, जो 4 की डिपिक्शन हमने यहाँ शो करी है कि एक है
पेरियनल एब्सेस, जो एनल एरिया के अंदर एनल स्किन की जो आसपास की जो स्किन होगी वहां अगर एब्सेस फॉर्म होगा, इस एब्सेस को बोलेंगे पेरियनल एब्सेस। इस्चियोरेक्टल फोसा के अंदर पस का कलेक्शन होगा तो उसके नतीजे में जो एब्सेस डेवलप होगा उसको बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। अगर सबम्यूकोजल एरिया के अंदर एब्सेस फॉर्म होगा तो इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे सबम्यूकोजल एब्सेस। अगर पेल्विक रेक्टल एब्सेस की हम बात करें तो पेल्विक रेक्टल मसल्स के आसपास अगर पस का कलेक्शन होगा इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे पेल्विक रेक्टल एब्सेस। अब पेरिनेल एब्सेस की हम बात करेंगे तो पेरिनेल एब्सेस इसकी भी इंसिडेंस क्या है, 60% जो एनोरेक्टल एब्सेस है वो फॉर्म होता है किससे, पेरिनेल एब्सेस। यानी 60% केसेस के अंदर एनोरेक्टल एब्सेस जो होगा 60% केसेस के अंदर पेरिनेल एब्सेस टाइप का होता है। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे करेगा, रिजल्ट करेगा एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के नतीजे में। तो फर्स्ट जो मोड है या फर्स्ट मोड है एब्सेस फॉर्म होने का या पेरिनेल एब्सेस फॉर्म होने का, ये है कि एनल ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। सेकंड मोड है कि थ्रोम्बोज पाइल मास है, एक्सटर्नल थ्रोम्बोज पाइल मास है, वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एब्सेस के अंदर। या इन्फेक्टेड पेरिनेल कंडीशंस हैं, इन्फेक्टेड पेरिनेल कंडीशन जो हमने डिस्कस किया था कि अगर फिशर है अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए, या फिशर के साथ साथ स्किन टैग है वो इन्फेक्टेड हो जाए, या सेंटिनल पाइल है वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो उसके नतीजे में या इस तरह के सिमिलर कंडीशन है जहां वो पहले से इन्फेक्टेड लेजन है वो कन्वर्ट हो सकता है एब्सेस के अंदर। ठीक है, तो जो हमने यह डिस्कस किया है कि 60% केसेस के अंदर जो एनोरेक्टल एब्सेस होता है वो किस तरह का होता है, पेरिनेल एब्सेस टाइप का होता है। ये रिजल्ट करेगा एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के नतीजे में। सेकंड, सपुरेशन ऑफ थ्रोम्बोज एक्सटर्नल पाइल मास होगा, वो रिजल्ट कर सकता है एब्सेस के अंदर। कोई पेरिनेल कंडीशन है जो इन्फेक्टेड हो जाए वो रिजल्ट कर सकता है पेरिनेल एब्सेस के अंदर। ये अब इस कंडीशंस की हम बात करेंगे, जो पेरिनेल एब्सेस की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ एक्सटेंड करेगा या कहाँ तक ये कहाँ ये लिमिटेड होता है। तो ये लिमिटेड होगा, ये एब्सेस का जो कलेक्शन होगा, पस का कलेक्शन होगा, लिमिटेड होगा सबक्यूटेनियस पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के आसपास का जो एरिया है और जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस, स्किन के जस्ट नीचे का जो पोर्शन होगा जो किसके क्लोज रिलेशन में होगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर के। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जो स्किन की जो नीचे की लेयर होगी या जो पोर्शन होगा वहीं पस का कलेक्शन होगा पेरिनेल एब्सेस कंडीशन में। ये इमेज आप देखिए, ये एब्सेस का कलेक्शन है, पेरिनेल एब्सेस है। एनल कनाल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये पस का कलेक्शन हुआ है, इस वजह से इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे पेरिनेल एब्सेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि इस्चियोरेक्टल एरिया के अंदर अगर पस का कलेक्शन होगा इस तरह के एब्सेस को बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। इसकी इंसिडेंस क्या है, 30% है। तो हमने जो मेजर पोर्शन डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो एनोरेक्टल एब्सेस होता है वो पेरिनेल एब्सेस है। जो सेकंड कॉमन कंडीशन है वो है इस्चियोरेक्टल एब्सेस। तो 60% एंड 30%, तो 90% जो एब्सेस की कंडीशन है, जो एनोरेक्टल एब्सेस है, या तो वो पेरिनेल एब्सेस होगा या इस्चियोरेक्टल एब्सेस होगा। इसकी सर्जिकल एनाटॉमी की हम बात करें कि ऑलरेडी आप एनाटॉमी डिस्कस करके पढ़ के आए होंगे एनोरेक्टल की, जो ब्रीफ एनाटॉमी है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसकी शेप की हम बात करेंगे तो इस्चियोरेक्टल फोसा है, क्या है, पिरामिडल इन शेप है। इसकी डेप्थ की हम बात करें तो 5 सेंटीमीटर है और विड्थ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यानी एक फोसा है, कैविटी है जो पिरामिडल इन शेप है, और इसकी विड्थ की हम बात करें तो 2 सेंटीमीटर है और इसकी हम डेप्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है। अब ये कहाँ लाई करता है, जो इस्चियोरेक्टल फोसा की हम बात करें तो ये लाई करेगा स्किन और लिवेटर एनाई मसल्स के एरिया के, ये लिवेटर एनाई मसल और स्किन के बीच का एक एरिया होगा जिसको हम बोलते हैं इस्चियोरेक्टल फोसा। तो राइट साइड में भी इस्चियोरेक्टल फोसा की अगर हम बात करें तो जो इस्चियम है, इस्चियम बोन और रेक्टम के बीच का जो स्पेस होता है वो बेसिकली स्पेस कहलाएगा इस्चियोरेक्टल फोसा। ठीक है, तो ये राइट साइड भी प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कई बार कम्युनिकेट करता ही है। तो अगर कोई एब्सेस राइट साइड में फॉर्म हुआ है तो पॉसिबल है कि वो कम्युनिकेट करके लेफ्ट साइड को इन्वॉल्व कर ले और इसके नतीजे में एक शू लाइक अपीयरेंस डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं हॉर्स शू एब्सेस। तो इस्चियोरेक्टल एब्सेस अगर दोनों साइड डेवलप हो और दोनों साइड दोनों रेक्टल फोसा या इस्चियोरेक्टल फोसा है उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए, इस तरह के एब्सेस को बोलते हैं हॉर्स शू एब्सेस। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें पोस्टेरली इसकी एक्सटेंशन की बात है कि पोस्टेरली कहां तक एक्सटेंड होगा, तो पोस्टेरली एक्सटेंड होगा सेक्रोट्यूबरकस लिगामेंट तक एंड ग्लूटियस मैक्सिमस तक। एंट्रली अगर बात करें तो यूरोजेनिटल डायफ्राम तक एक्सटेंड होता है। बिलो की हम बात करें तो फ्लोर बाय स्किन, यानी बिलो जो एक्सटेंशन होगा फ्लोर बाय स्किन। और इसकी एक और एक्सटेंशन है कि ये रिलेटेड होता है लूनेट फेशिया के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, या पुडेंडल न्यूरोवस्कुलर एरियाज होगा या बंडल होगा उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। और पुडेंडल कनाल के अंदर खासतौर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इस कनाल का दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अल्कॉक्स कनाल। तो ये अल्कॉक्स कनाल का दूसरा नाम क्या है, पुडेंडल कनाल। तो यहाँ लेटरल एक्सटेंशन की हम बात करें, लेटरल सेक्शन होगा इसका फेशिया, ये रिलेटेड होता है लेटरल एक्सटेंशन जो इस्चियोरेक्टल एब्सेस की हम बात करें या इस्चियोरेक्टल फोसा की हम बात करें, ये लेटरली रिलेटेड होता है फेशिया। जो ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल है उसके ऊपर एक फेशिया प्रेजेंट है, तो लेटरली यहां तक एक्सटेंड होता है। मीडियली अगर हम बात करें तो मीडियली इसकी एक्सटेंशन होगी लिवेटर एनाई मसल्स और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। ये इस्चियोरेक्टल एब्सेस है। तो जो हमने इससे पहले इमेज देखी थी जो पेरिनेल एब्सेस है उसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहां पे इस्चियोरेक्टल एरिया है, वहां पे पस का कलेक्शन है। तो ये एरिया जो हमने डिस्कस किया है कि जो इस्चियोरेक्टल एरिया है वो बेसिकली लाई करता है, कुछ लैंडमार्क है जिसको यूटिलाइज करके हम इस्चियोरेक्टल एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं। वो फर्स्ट है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी इस्चियोरेक्टल एरिया लाई करेगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और अगर अपर पार्ट की हम बात करें लूनेट फेशिया तक, ठीक है, और यहाँ जो लैंडमार्क होगा
ये होगा लिवेटर एनाई मसल्स या एब्टूरेटर इंटरनल मसल्स है वहां तक। यहाँ पे एक कनाल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं अल्कॉक्स कनाल, जो पुडेंडल कनाल भी इसको हम बोलते हैं या अल्कॉक्स कनाल बोलते हैं। इसके ऊपर जो लिमिट है किसकी, लिवेटर एनाई मसल्स की। तो लिवेटर एनाई मसल्स अपवर्ड, और अगर हम इसकी लेटरली हम बात करें तो एब्टूरेटर इंटरनल मसल्स, और अगर नीचे की हम बात करें तो सॉरी मीडियली हम बात करें तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, और लेटरली किसकी प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है लुनेट फेशिया के अंदर। तो ये एरिया है जहां पे इश्योरेक्टल एब्सेस डेवलप होता है। ये एरिया है जहां पे इश्योरेक्टल एब्सेस फॉर्म होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि लैंडमार्क क्या है इसके लिए। कॉजेज ऑफ इश्योरेक्टल एब्सेस की हम बात करेंगे कि इश्योरेक्टल एब्सेस क्यों डेवलप होता है। उसके पीछे रीजन है कि इंटरमस्कुलर एनल एब्सेस फॉर्म हुआ है, इंटरमस्कुलर एनल एब्सेस फॉर्म हुआ है, वो एक्सटेंड कर जाए किसके अंदर, इश्योरेक्टल एरिया के अंदर। इसमें जो इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी इन्फेक्शन जो ऑर्गेनिज्म है वो रीच कर सकता है इश्योरेक्टल फोसा के अंदर थ्रू ब्लड, या लिम्फेटिक बॉर्न इन्फेक्शन भी हो सकता है, लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू इन्फेक्शन एक्सटेंड हो सकता है इश्योरेक्टल एरिया के अंदर। यहाँ पे एक एनाटॉमिकल कंसिक्वेंसेस कह सकते हैं कि इश्योरेक्टल एरिया के अंदर एब्सेस क्यों फॉर्म होता है। तो इश्योरेक्टल एरिया के अंदर एनल कनाल और इश्यम के बीच का जो स्पेस होता है, ये एरिया फिल्ड होता है किससे, फैट टिश्यू से। और फैट टिश्यू बेसिकली जो यहाँ फैट टिश्यू प्रेजेंट है वो लेस वस्कुलर है। लेस वस्कुलर होने की वजह से ये इन्फेक्शन प्रोन होता है। तो इश्योरेक्टल एब्सेस इसमें से डेवलप होता है कि वो इश्योरेक्टल एरिया होता है फिल्ड होता है किससे, फैट से, और फैट लेस वस्कुलर, इस एरिया के अंदर जो फैट प्रेजेंट है लेस वस्कुलर है। लेस वस्कुलरिटी जहां होगी वहां इन्फेक्शन जल्दी डेवलप होगा, वहां वो एरिया क्या होगा, प्रोन होगा इन्फेक्शन के लिए। तो चूंकि इश्योरेक्टल एरिया के अंदर फैट प्रेजेंट है, फैट टिश्यूज ज्यादा वहां प्रेजेंट है, तो ये एरिया प्रोन है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। अगर इन्फेक्शन डेवलप होगा तो फाइनली एब्सेस फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे इश्योरेक्टल एब्सेस। और एक पोटेंशियल स्पेस भी प्रोवाइड करता है। इश्योरेक्टल एरिया के अंदर रेक्टम और इश्यम के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जहां कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं अदर देन फैट। तो जहां स्पेस होगा वहीं पस का कलेक्शन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि फैट की प्रेजेंस की वजह से लेस वस्कुलर फैट प्रेजेंट है, वो इन्फेक्शन को इन्वाइट करेगा, ये एरिया प्रोन होता है। साथ साथ में अगर एब्सेस फॉर्म हो गया तो वहां पहले से ही पोटेंशियली स्पेस प्रेजेंट है, वहां पस का कलेक्शन होगा। अब ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था कि जो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इश्योरेक्टल फोसा होगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। अगर एक साइड का इन्फेक्शन हुआ है वो एक्सटेंड कर जाए राइट साइड के अंदर, सपोज अगर लेफ्ट साइड इन्फेक्शन हुआ है राइट साइड के अंदर एक्सटेंड हो जाए, तो उसके नतीजे में एक एब्सेस फॉर्म होगा जो कम्युनिकेट करेगा राइट इश्योरेक्टल फोसा से लेफ्ट इश्योरेक्टल फोसा में। और इस तरह की जो एब्सेस की अपीयरेंस होगी एक हॉर्स शू लाइक अपीयरेंस होती है। इसी वजह से अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में एब्सेस फॉर्म हुआ है इश्योरेक्टल एरिया के अंदर, इस तरह के एब्सेस को बोलते हैं हॉर्स शू एब्सेस। अब यहाँ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे तो टेंडर एरिया होगा, इश्योरेक्टल एरिया के अंदर टेंडनेस प्रेजेंट होगा, इंड्यूरेशन प्रेजेंट होगा, ब्राउनी स्वेलिंग मिल सकती है, और यहाँ हाई ग्रेड फीवर मिलता है। फ्लक्चुएशन अर्ली सेट इन नहीं होता यहाँ पे। अगर इश्योरेक्टल एब्सेस की हम बात करें तो यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं होता, और यहाँ लोकलाइज स्वेलिंग कम दिखती है। लोकलाइज स्वेलिंग नहीं होगी, फ्लक्चुएशन नहीं डेवलप होगा, और ये एरिया क्या होगा, टेंडर होगा, इंड्यूरेटेड होगा, ब्राउनी स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। फ्लक्चुएशन जो इश्योरेक्टल एरिया के अंदर अर्ली सेट इन नहीं होता, इसी वजह से अर्ली डायग्नोज नहीं होता। अर्ली डायग्नोज नहीं होता तो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है, और रप्चर अगर होगा तो उसके नतीजे में फाइनली फिस्टुला डेवलप होगा। तो अगर इश्योरेक्टल एब्सेस की हम बात करें तो यहाँ फ्लक्चुएशन का हम वेट नहीं करते। जहां आपको टेंडरनेस दिखाई देने लग गया आप उसको ड्रेन कर दीजिए। अदरवाइज अगर इंटरनली वो बर्स्ट करेगा एब्सेस, तो बर्स्ट करने के नतीजे में कम्युनिकेशन बन जाएगा एनोरेक्टम और सराउंडिंग स्किन के अंदर, उसके नतीजे में फिस्टुला डेवलप हो जाएगा। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहाँ डी रूफिंग करते हैं। डी रूफिंग का मतलब ये है कि हम पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया दे दिया, जनरल एनेस्थीसिया है या आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाएंगे। उसके बाद एक क्रूशिएट इंसिजन देते हैं इश्योरेक्टल फोसा के अंदर, और ऊपर की जो स्किन होगी उसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं डी रूफिंग। ठीक है, डी रूफिंग से हमारा मकसद क्या होता है, एक तो स्किन को रिमूव कर देना ताकि वहां एक स्पेस क्रिएट हो जाए, ओपनिंग क्रिएट हो जाए, और जो भी पस का कलेक्शन है वो ड्रेन हो जाए। पस को ड्रेन करेंगे, पस को ड्रेन करने के बाद कल्चर सेंसिटिविटी के लिए पस को भेजेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक थेरेपी का देना चाह रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ जब भी हम इश्योरेक्टल एब्सेस की हम बात करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि एक कोई कम्युनिकेशन रेक्टम और इश्योरेक्टल एरिया के अंदर कोई कम्युनिकेशन डेवलप तो नहीं हुआ है, वो भी हम उसी टाइम पे असेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब भी इस तरह के एब्सेस को ड्रेन करते हैं तो एब्सेस को ड्रेन तो करते हैं, डी रूफिंग करते हैं, पर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई कम्युनिकेशन क्रिएट तो नहीं हुआ है इश्योरेक्टल फोसा और रेक्टम के बीच में। तो जो हम क्रूशिएट इंसिजन की हम बात कर रहे थे, तो इश्योरेक्टल एरिया के अंदर स्किन पे हम क्रूशिएट इंसिजन देते हैं, फिर हम स्किन को हम कट कर देंगे जिसको बोलते हैं डी रूफिंग। इसकी मदद से हम एब्सेस कैविटी तक रीच करते हैं। रीच करने के बाद जो भी पस का कलेक्शन होगा उसको हम ड्रेन करेंगे, और फर्दर हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, और फॉलो अप में ये सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के थ्रू ये एरिया हील होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबम्यूकस एब्सेस की। तो इसकी इंसिडेंस क्या है, 5% है। सबम्यूकस एब्सेस कंपेयर टू इश्योरेक्टल एब्सेस कंपेयर टू पेरिनल एब्सेस, इसकी इंसिडेंस क्या है, 5% है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये डेवलप होता है अबव द डेंटेट लाइन। ये एरिया है जहां पे सबम्यूकोसल एब्सेस फॉर्म हो सकता है। यहां पेशेंट को एकिंग पेन होगा, रेक्टम और एनल कनाल के अंदर सिग्निफिकेंट पेरिनियल डिस्कंफर्ट होता है। ऑन डिजिटल एग्जामिनेशन क्या मिलेगा, टेंडर एरिया मिलेगा पेरिनियल एरिया के अंदर जो डेंटेट लाइन के अबव होगा, सॉफ्ट स्मूथ स्वेलिंग मिलेगी पेरिनियल एरिया के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा फाइंडिंग क्या हो सकते हैं, लोअर और एनल कनाल के अंदर
स्वेलिंग मिल सकती है लोअर रेक्टम की, और एनल कनाल के अंदर भी स्वेलिंग मिल सकती है। तो बेसिकली इस कंडीशंस को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, आप इसको पाल्पेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रोल बढ़ जाता है, किसका रोल बढ़ता है? डिस्टल एग्जामिनेशन का। तो परक्टल एग्जामिनेशन जहाँ पे इंस्पेक्शन हम करते हैं, डिस्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं, तो डिस्टल एग्जामिनेशन के थ्रू इस कंडीशन को हम डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट यहाँ हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, अगर उससे रिजोल्व नहीं होता तो हम इंसिजन एंड ड्रेनेज ही करेंगे अंडर जीए या स्पाइनल एनेस्थीसिया। पेल्विक रेक्टल एब्सेस की हम बात करेंगे तो पेल्विक रेक्टल एब्सेस फॉर्म होता है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लिवेटर एनाई मसल। ठीक है, तो ये सिचुएटेड होता है पेल्विक पेरिटोनियम और लिवेटर एनाई मसल्स के बीच का जो एरिया होगा वहां पस का कलेक्शन होगा, और ये सिमिलर होता है लाइक पेल्विक एब्सेस। ये एब्सेस कैसे डेवलप हो सकता है? सेकेंडरी टू एपेंडिसाइटिस डेवलप हुआ है, वहां जो इन्फेक्टेड कंटेंट है वो ड्रिबल हुआ, ड्रिबल होने के नतीजे में वो कहां चला गया? इस एरिया के अंदर इन्फेक्शन रीच हुआ, तो उसके नतीजे में ये एब्सेस फॉर्म हो सकता है। सल्फिंजाइटिस की कंडीशन है, डायबिटिकुलाइटिस की कंडीशन है, क्रोन्स डिजीज है, ये बेसिकली ये कंडीशंस है, ये रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर? पेल्विक रेक्टल एब्सेस के अंदर, यानी पेल्विक एरिया के अंदर भी एब्सेस फॉर्म होगा और साथ साथ में रेक्टल एरिया के अंदर। अब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस कर सकते हैं इस कंडीशंस को अल्ट्रासाउंड डोमेन की मदद से। ट्रीटमेंट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगर डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज को हम कंट्रोल करेंगे, क्रोन्स डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ अदर कंडीशन है जिसके नतीजे में पेल्विक रेक्टल एब्सेस फॉर्म हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स की ओवर हम बात करें तो एनोरेक्टल एब्सेस की कंडीशन में सीवियर पेन होता है पेरिनेल एरिया के अंदर, और उसके नतीजे पेशेंट बैठ नहीं पाता। ऐसे ही टेंडर सॉफ्ट स्वेलिंग मिल सकती है पेरिनेल एरिया के अंदर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करेंगे तो कुछ कंडीशन है जिसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपकी एक्चुअल डायग्नोसिस एनोरेक्टल एब्सेस की फॉर्म हो जाए। जैसे फर्स्ट कंडीशन है पेरीयूरेथ्रल एब्सेस, सेकंड कंडीशन है बार्थोलाइन एब्सेस है, थर्ड है ट्यूबरकुलस एब्सेस यानी कोल्ड एब्सेस है। इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, एमआरआई हम करा सकते हैं जहां डाउटफुल कंडीशन है, जहां आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, एमआरआई कराएंगे। यूएसजी हम पेरिनल स्कैन हम करा सकते हैं या ट्रांसएनल स्कैन हम करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हम कर सकते हैं। प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करने का हमारा मकसद होता है सेकेंडरी कॉज को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, एब्सेस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो एब्सेस अगर आपने एडिक्वेटली ड्रेन नहीं किया है उसके नतीजे में फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, या एब्सेस रप्चर हो गया तब भी फिस्टुला फॉर्म हो सकता है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर एडिक्वेटली आपने ड्रेनेज नहीं किया है तो रिकरेंसी हो सकती है। तो दो प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है एब्सेस के साथ, एनोरेक्टल एब्सेस के साथ। वो फर्स्ट कंडीशन है रिकरेंट एब्सेस फॉर्म हो सकता है, सेकंड कंडीशन है फिस्टुला फॉर्म हो सकता है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।